लाल कपड़े से ढकी हुई बुद्ध की मूर्ति। क्या तुमने इसे कभी सड़क पर देखा है? कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई बुरी चीज बुद्ध की मूर्ति से चिपक न जाए। इतना ही नहीं, बुद्ध का सिर और बुद्ध का शरीर हमेशा अलग अलग ट्रकों में ले जाया जाता है। चाहे कितने भी ट्रक क्यों ना हो, सबको एक साथ निकलना पड़ता है और एक साथ ही मंजिल पर पहुंचना पड़ता है। यहाँ तक कि बीच रास्ते में अगर टॉयलेट जाना हो तो सभी ड्राइवरों को साथ ही जाना पड़ता है। एक का रुकना या आगे निकल जाना भी बहुत बड़ा नियम तोड़ना माना जाता है। सुनने में ये सब अजीब लगता है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो माल ढुलाई का काम करता है। कुछ समय पहले उसने बुद्ध का सिर पहुंचाने का काम लिया था। उसने बुद्ध का सिर सही सलामत मंजिल तक पहुंचा भी दिया, लेकिन वापस आते ही उसकी जिंदगी बदल गई। उसे हर रात डरावने सपने आने लगे। तेज बुखार किसी भी हालत में उतर ही नहीं रहा था। उसकी पूरी हालत बिगड़ चुकी थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तब तक उसका दिमाग बुखार से पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और वो मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़े हुए था कि छोड़ ही नहीं रहा था। उसके मुंह से बस एक ही बात बार बार निकल रही थी, कियांगे कियांगे। कुल्हाड़ी किसी ने छीन ली, कुल्हाड़ी खो गई। पास में शाओ गांग की पत्नी और उसकी मां रो रही थी, लेकिन हम चाहे जितना भी समझाते, शाओ गांग बस यही कहे जा रहा था कि बुद्ध का सिर खो गया है। एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान को अपनी आंखों के सामने मौत के करीब पहुंचता देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने बगल में खड़े मालिक की तरफ देखा और पूछा, वह कुल्हाड़ी अभी कहाँ है? शाओ गांग का मालिक ली जियानगुओ मेरा बहुत पुराना दोस्त था। जैसे ही उसने सुना कि मैं ये काम करने को तैयार हूँ, उसने राहत की लंबी सांस ली। जियांगे, अगर आप चलेंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस बार का सारा तेल का खर्च मैं दूंगा और जो भी कमाई होगी सब आपकी होगी। यह सुनते ही शाओ गांग की पत्नी मुझे अस्पताल के कॉरिडोर में ले गई। फिर धीरे से बोली, जियांगे, शाओ गांग की यह बीमारी बिल्कुल सामान्य नहीं है। जब वे निकले थे तब बुद्ध का सिर और बुद्ध का शरीर साथ साथ जा रहे थे, लेकिन आखिर में सिर्फ वही अपनी मंजिल तक पहुंचा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। शाओ गांग को ट्रक चलाते हुए मुझसे भी ज्यादा समय हो चुका था। ऐसे में उसे ये नियम कैसे नहीं पता हो सकता था? ऐसी दो हिस्सों वाली बुद्ध की मूर्तियों को चाहे कितने भी ट्रकों में ले जाया जाए, सबको एक साथ निकलना पड़ता है और पहले से तय समय पर एक साथ पहुंचना भी पड़ता है। यहाँ तक कि बीच रास्ते में टॉयलेट जाने के लिए भी सभी ड्राइवर साथ ही जाते हैं। एक का रुकना या आगे निकल जाना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कुछ देर पहले ही मेरी ली जियानगो से फोन पर बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि बुद्ध का सिर तो पहुंच गया था, लेकिन बुद्ध का शरीर अभी तक नहीं पहुंचा था। तभी मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी थी। मैंने सोचा था शायद उस मंदिर का कोई खास नियम होगा। श्याओ गांग की पत्नी आंसू पोंछते हुए बोली, जिस रात वो वापस आया उसी रात से उसकी हालत बदल गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि रास्ते में ट्रक हल्का सा टकरा गया था। ट्रक का अगला हिस्सा थोड़ा घिस गया, लेकिन उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने उसे आराम करने भेज दिया। लेकिन आधी रात को उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो लगातार उल्टी सीधी बातें करने लगा। अस्पताल में भर्ती हुए 2 दिन हो गए, लेकिन डॉक्टर अभी तक बीमारी की वजह नहीं पता लगा पाए। मुझे लगता है कि अब बुद्ध की मूर्ति पहुंचाने वाला ये काम कोई लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसीलिए ली जियानगो ने किसी बहाने आपको फोन किया। मैंने तुरंत उसे दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो। बुद्ध की मूर्ति ढोने के नियम भले बहुत हो, लेकिन हर समस्या का कोई न कोई हल भी होता है। मेरी बात सुनकर उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। मैं अस्पताल से बाहर निकला और ली जियानगो के साथ उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई। इस बार शाओगांग के साथ बुद्ध की मूर्ति ले जाने वाला मेरा गांव का एक रिश्तेदार था। उसका नाम लिंग तियान है। उसे ट्रक चलाना सीखे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन वो हर दिन सड़क पर निकलकर पैसे कमाने की जिद करता रहता था। मुझे लगा ये रास्ता छोटा है, कमीशन भी अच्छा है, ऊपर से शाओ गांग भी उसके साथ रहेगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और उसे भी इस काम पर भेज दिया। लेकिन किसे पता था कि आधे रास्ते में उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसने मुझे फोन करके और ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। उस वक्त मैंने थोड़ी शराब पी रखी थी और मेरा मूड भी ठीक नहीं था, इसलिए फोन पर ही मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया। मैंने फोन पर ही उसे जमकर डांट दिया, लेकिन किसे पता था कि वो बेवकूफ ट्रक घुमाकर बुद्ध का शरीर वापस ले आएगा। बुद्ध की मूर्ति ले जाते समय सबसे बड़ा नियम यही होता है कि कभी भी वापस नहीं मुड़ना चाहिए। जो ट्रक शहर लौटते हैं उन्हें बिल्कुल खाली होना चाहिए, लेकिन वह तो सिर्फ बुद्ध का शरीर लेकर ही वापस आ गया। यह सुनते ही मेरी सारी शराब का नशा उतर गया। उधर श्याओ गांग का ट्रक तो पहले ही निकल चुका था। उसने काफी दूर जाकर रियर व्यू मिरर में देखा। तब उसे पता चला कि पीछे वाला ट्रक साथ नहीं आ रहा है। जब उसे मालूम हुआ कि यह सब लिंग तियान की हरकत है, तब तक उसे वापस बुलाना भी बेकार था। इसलिए मजबूरी में उसे पहले बुद्ध का सिर ही मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। पता नहीं रास्ते में फिर क्या हुआ। जो श्याओ गांग हमेशा सबसे संभल कर ट्रक चलाता था,
उसी ने पहली बार ट्रक रगड़ दिया। हम ली जियांगो की ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंच गए। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि कई पुराने ड्राइवर एक नौजवान को पकड़कर रोक रहे थे। लिंग तियान, अब बस भी करो, यह काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। पहले लीगे के वापस आने का इंतजार करो। लेकिन लिंग तियान का रवैया बिल्कुल अकड़ वाला था। अरे, सिर्फ एक माल ही तो पहुंचाना है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो मुझसे नहीं होगी। जैसे ही ली जियांगो ने उसकी बातें सुनी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधे उसके सामने गया और गरज कर बोला, लिंग तियान, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा ही सिर चढ़ा दिया है? मैंने तुम्हें घर वापस जाने को नहीं कहा था। तुम्हें यहाँ आने किसने कहा? मुझे आने से क्यों रोक रहे हो? मैंने कोई ट्रक थोड़ी खो दिया है। मैं दोबारा जाकर माल पहुंचा दूंगा। और फिर मेरी माँ ने ही मुझे वापस भेजा है। वह थोड़ी देर में तुम्हें खुद फोन भी करेगी। ये सुनते ही ली जियांगो का चेहरा गंभीर हो गया। कंपनी के कुछ पुराने कर्मचारी मुझे पहचानते थे। वे तुरंत मेरे लिए कुर्सी लाने लगे, लेकिन मैंने हाथ उठाकर मना कर दिया। पहले मुझे ट्रक दिखाओ। लाओ लियू एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसकी आंखें चमक उठी। जियांगे, क्या आप ये काम करने जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब तो परेशान थे कि अब ये काम कौन करेगा। लाओ लियू मुझे कंपनी के पिछवाड़े ले गया। ली जियानगो भी हमारे साथ आ गया। लिंग तियान और बाकी पुराने ड्राइवर भी पीछे पीछे आ रहे थे। इसी दौरान मैंने लिंग तियान को धीरे से कहते सुना, ये आदमी कौन है? ये जा सकता है, लेकिन मैं क्यों नहीं? पास खड़े एक ड्राइवर ने हैरानी से कहा, अरे यह छिन जियांग है। तुम इन्हें नहीं जानते? इन्हें इस लाइन में काम करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। पहले तो ये सबसे खतरनाक रास्तों पर ट्रकों की अगुवाई करते थे, लेकिन लिंग तियान ने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे तो ये सिर्फ दिखावा करता हुआ लगता है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? पैसों के लिए ही तो आया है। ये सुनते ही ली जियानगो पलटकर उसे घूरने लगा। चुपचाप अपना मुंह बंद रख। हम पिछवाड़े पहुंचे। वहां वही ट्रक खड़ा था जिसमें बुद्ध का शरीर रखा हुआ था। बुद्ध की मूर्ति 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। दोनों हिस्सों को लाल कपड़ों से अच्छी तरह लपेटा गया था और उन्हें ट्रक में पूरी सावधानी से रखा गया था। ट्रक के बाहर भी कई लाल सजावटें टंगी हुई थी। साफ दिख रहा था कि ट्रक को अच्छी तरह धोया गया है। तभी ली जियांगो मेरी तरफ मुड़ा। जियांगे, जरा देखिए, अगर किसी चीज की कमी हो तो बताइए। मैं अभी जाकर सब ले आता हूँ। जैसा पहले तय हुआ था उसी हिसाब से भुगतान होगा। बाकी बचा सारा पैसा भी आपका होगा। यह सुनते ही लिंग तियान भड़क उठा। वो दौड़कर ट्रक की तरफ गया और ट्रक छीनने की कोशिश करने लगा। क्यों? यह मेरा ट्रक है, सारा पैसा इन्हें ही क्यों मिलेगा? ली जियानगो ने उसे धक्का देकर पीछे किया। दफा हो जा, ट्रक मेरा है। ये कब से तेरा हो गया? दोनों के बीच हाथापाई होने ही वाली थी। मैंने आगे बढ़कर लिंग तियान को पकड़ लिया। फिर उससे पूछा, तुम तो पहले ही रास्ते पर निकल चुके थे, फिर अचानक ज्यादा कमीशन क्यों मांगने लगे? अगर तुम्हें दिक्कत थी तो निकलने से पहले क्यों नहीं कहा? लिंग तियान ने नाराज होकर जवाब दिया, मुझे पहले पता ही नहीं था कि सब अपने रिश्तेदार हैं। मेरी माँ तो कह रही थी कि ये लोग मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि बाकी लोगों का कमीशन मुझसे कई गुना ज्यादा है। ये लोग मुझसे मुफ्त में काम करवाना चाहते थे। क्या यह मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? ली जियांगो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाया, बकवास बंद कर, तुझे ट्रक चलाना सीखे। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। क्या मैंने तुझे बाकी लोगों से कम सहूलियत दी है? हर ड्राइवर अपनी अलग ट्रक चलाता है। तुझसे किसने कहा कि तेरा कमीशन सबसे कम है? लिंग तियान तुरंत बोला, सर्विस एरिया में किसी ने मुझे बताया था। मैं टॉयलेट में था, तभी बगल वाले आदमी ने मुझसे कहा कि सबसे कम कमीशन मुझे मिलता है और मैं तो बस दूसरों के लिए मुफ्त में काम कर रहा हूँ। अगर उसकी जगह वो होता तो वो कब का काम छोड़ चुका होता। जैसे ही उसने ये बात कही, वहां मौजूद सभी लोग एकदम चुप हो गए। लाओ, लियो हकलाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सर्विस एरिया में रोज अलग अलग जगहों के लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें हमारी कंपनी के कमीशन का कैसे पता हो सकता है? यहाँ तक कि अगर कोई दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर भी हो तो उसे भी इतनी अंदर की बात नहीं पता होगी। आखिर वो आदमी था कौन? तुमने उसका चेहरा देखा था? लिंग तियान ने सिर हिलाया। नहीं, मैं टॉयलेट में था। वह ठीक मेरे बगल वाले केबिन में था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। यह सुनते ही लाओ लियू का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने आगे एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। ली जियांगो ने मेरी तरफ देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, जियांगे, क्या मैं मंदिर में दोबारा फोन करके देखूं? शायद 2 दिन की मोहलत मिल जाए। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। मैं पहले घर जाकर नहा लूंगा और आज रात ही निकलूंगा। शाओ गोंग अभी भी अस्पताल में बुध के सिर की चिंता कर रहा है। ये सुनकर ली जियांगो और भी परेशान हो गया, लेकिन पूरा रास्ता रात में तय करना पड़ेगा। मैंने लाल कपड़े में लिपटे बुद्ध के शरीर की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, रात के सफर में बस 2 पीले लालटेन जला देना, बाकी सब ठीक रहेगा। और फिर यहाँ एक इंसान की जान का सवाल है। बुद्ध हमारा जरूर साथ देंगे। आखिर में मैंने ली जियांगो से कहा कि वह मेरे लिए बुद्ध की अगरबत्ती का एक गट्ठर तैयार रखे, साथ ही साथ रंगों वाले चावल से भरा एक बड़ा कटोरा भी।
इन चीज़ों का इस्तेमाल अक्सर नहीं होता, लेकिन जब भी मैं पहले बुद्ध की मूर्तियां पहुंचाने जाता था, मेरी पत्नी हमेशा इन्हें साथ रखने के लिए कहती थी। इसके बाद ली जियानगू ने लाओ लियू को मेरे साथ चलने का इंतजाम कर दिया। लाओ लियू डरा हुआ तो था, लेकिन उसने मेरे साथ बुद्ध की मूर्ति पहुंचाने से मना नहीं किया। मैंने एक बार उलझन में खड़े लिंग तियान की तरफ देखा और फैसला किया कि उसे भी साथ ले जाऊंगा। आखिर बुद्ध का शरीर वही वापस लेकर आया था। शाम ठीक 7 बजे हम तीनों सफर पर निकल पड़े। ट्रक के दोनों साइड वाले शीशों के नीचे दो हल्के पीले लालटेन लटक रहे थे। दूर से देखने पर वे दो चमकते हुए जुगनुओं जैसे लग रहे थे। ट्रक लाओ लियू चला रहा था। रात के पहले हिस्से में मैं पीछे वाली सीट पर आराम करने लगा, जबकि लिंग तियान आगे वाली सीट पर बैठा था। शायद उसे लगा कि मैं सो गया हूँ, इसलिए उसने धीरे से कहा, लीगे ने सच में सारा पैसा उसी को दे दिया। तो क्या हम दोनों ये पूरा सफर बेकार कर रहे हैं? लाओ लियू ने बेबसी से जवाब दिया। क्या मालिक हमारे हिस्से के इतने से पैसे खा जाएगा? जियांग गे ने यह काम स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो भगवान का शुक्र मनाओ, वरना हमें खुद नहीं पता था कि इस मुसीबत से कैसे निकलते। लिंग तियान ने होठ सिकोड़ कर कहा, उसने आखिर किया ही क्या है? बस कुछ बार खतरनाक रास्तों पर ट्रक चलाया है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी के पास थोड़ा अनुभव हो तो वो भी कर सकता है। मैंने लोगों से पूछताछ भी की है। सुना है उसे किसी ने इतना धोखा दिया कि उसकी पूरी कंपनी तक बंद हो गई। लाओ लियू ने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा, फिर बोला, तो क्या तुझे पता है जिसने उसे धोखा दिया था उसका क्या अंजाम हुआ? लिंग तियान ने अनजाने में पूछ लिया। क्या हुआ? लाओ लियू ने धीमी आवाज में कहा। जब उसने पहली बार अकेले उस खतरनाक रास्ते पर ट्रक चलाया तो उसी रास्ते में उसकी मौत हो गई। ट्रक समेत वह पहाड़ की खाई में जा गिरा। जब लोगों ने उसे ढूंढा, लाओ लियू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लिंग तियान का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। लाओ लियू आगे बोला, उस रास्ते को आखिर में जियांगी ने ही पार कराया था, इसलिए यह मत समझ कि वो तेरे उस थोड़े से पैसे के पीछे पड़ा है। असल में वो तुझे बचा रहा है और शाओगांग की जान भी बचा रहा है। इतना सुनते ही पूरे ट्रक के अंदर गहरी खामोशी छा गई। लिंग तियान मुंह खोले बैठा रह गया। लिंग तियान काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आखिर में उसने नाराज होकर अपना सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधकर चुपचाप बैठ गया। लाओ लियू मेरी तरफ देखकर बोला, जी आंगे, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। ये लड़का बचपन से घर वालों का बहुत लाडला रहा है। जो मन में आता है बिना सोचे बोल देता है। मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, जवान लड़कों का खून गर्म ही होता है। थोड़ा दुनिया देखेगा तो खुद समझ जाएगा। मैंने तो कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे मन में एक पुराने इंसान की याद लौट आई। गूछिंग, वही दोस्त जिसके साथ मैं बचपन में बड़ा हुआ था। हम दोनों इतने करीब थे कि एक ही पेंट पहन लिया करते थे, नंगे पैर गलियों में साथ दौड़ते थे। लेकिन बाद में वही मेरा पार्टनर बना और उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। जब गू छिंग पहली बार अकेले खतरनाक रास्ते पर ट्रक लेकर निकला तो उसी रास्ते में उसकी मौत हो गई। आखिर में वो रास्ता भी मुझे ही पार कराना पड़ा था। उसके बाद से मैंने उसे कभी सपने में भी नहीं देखा, लेकिन पता नहीं क्यों आज रात अचानक मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सड़क के बाहर लगी रेलिंग के उस पार एक आदमी टेढ़े चेहरे के साथ खड़ा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे मुझे घूर रही थी। वह गू छिंग था। उसने ठंडी आवाज में कहा, छिन जियांग, मैं तुझे कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। इतना कहकर उसने एक पैर उठाया और सड़क की रेलिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। वो जितनी भी कोशिश करता रेलिंग पार नहीं कर पा रहा था। मैं अनजाने में बुदबुदाया, तो तुम यहां तक नहीं आ सकते, है ना? इतना कहते ही मेरा हाथ खुद ब खुद कमर की तरफ चला गया। तभी पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। मैं एक झटके से जाग उठा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। पूरा माथा पसीने से भीग चुका था, लेकिन मेरा हाथ अब भी कमर में बंधीदा हुन चाबुक को कसकर पकड़े हुए था। ये चाबुक मुझे बचपन में एक पागल से दिखने वाले बूढ़े दाओइस्ट ने दी थी। जब मैं 12 साल का था तब मैंने उसे एक नाले से बचाया था। उसने मुझे देखकर कहा था, तुम श्यूरो श्यांग बोधिसत्व का भाग्य लेकर पैदा हुए हो। इस जन्म में तुम्हें यिन और यांग की दुनिया से जुड़ा काम करके ही जीवन बिताना होगा। उस समय मैंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 18 साल की उम्र में मैं ट्रक चलाने निकल पड़ा, लेकिन आखिर में वही हुआ जो उसने कहा था। मैं खतरनाक रास्तों पर ट्रकों की अगुवाई करने लगा और इसी दाहुन चाबुक से बुरी चीजों को दूर भगाने लगा। आज मेरी उम्र 30 से भी ऊपर हो चुकी है, फिर भी मैं इसी काम के सहारे अपनी जिंदगी चला रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, आज अचानक गू छिंग का सपना आना मुझे बहुत अजीब लगा। उसे मरे हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। मैं अभी इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी लाओ लियू ने घबराए हुए चेहरे के साथ मुझे देखा। जियांगे, आप जाग गए, सब ठीक है ना? मैं अभी जवाब भी नहीं दे पाया था
कि लाओ लियू कांपती आवाज में खिड़की के बाहर इशारा करते हुए बोला, जियांगे, जल्दी देखिए, आज रात सड़क पर इतने लोग क्यों खड़े हैं। उसकी बात सुनते ही मैं तुरंत खिड़की के पास झुक गया। बाहर अंधेरी सड़क पर नजर डाली। हर कुछ मीटर की दूरी पर एक काली परछाई खड़ी थी। वे न तो छोटी गाड़ियों को रोक रहे थे और ना ही बसों को, लेकिन जैसे ही हमारा ट्रक उनके पास पहुंचता वे धीरे धीरे अपना हाथ उठा देते। मैंने तुरंत कहा, उनकी तरफ बिल्कुल मत देखना और किसी भी हालत में ट्रक मत रोकना। बस ट्रक को सीधा चलाते रहो, सर्विस एरिया पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। लाओ लियू ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसके माथे से बड़े बड़े पसीने के कतरे लगातार बह रहे थे। उसने भारी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। उसी वक्त आगे वाली सीट पर बैठा लिंग तियान भी जाग गया। उसने उनिंदी आंखों से बाहर झांका और अगले ही पल जोर से चिल्ला उठा, अरे, इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आधी रात को सड़क किनारे कोई परफॉर्मेंस चल रही है क्या? क्या पास में कोई मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है? मैं और लाओ लियू दोनों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लिंग तियान बाहर देखता ही रह गया। अचानक उसकी आंखें बिल्कुल सुन्न हो गई। उसका हाथ धीरे धीरे खुद ब खुद दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ने लगा। उसी पल मेरी कमर में बंधी दाहुन चाबुक जोर से कांप उठी। मैंने देखा कि लिंग तियान दरवाजा थोड़ा सा खोल चुका था। मैं जोर से चिल्लाया और पीछे वाली सीट से पूरी ताकत के साथ आगे की तरफ झपट पड़ा। मैंने पूरी ताकत से लिंग तियान को पीछे की तरफ खींच लिया। दरवाजा तुरंत वापस बंद हो गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि लाओ लियू घबरा गया। उसके हाथ से स्टीयरिंग जोर से मुड़ गया। पूरा ट्रक एक तरफ बुरी तरह झुक गया। स्टीयरिंग संभालो। क्या तुम भी उनके साथ जाना चाहते हो? जिस लिंग तियान को मैंने पीछे की सीट पर खींचा था वह अब बिल्कुल किसी और इंसान जैसा लग रहा था। उसने बड़ी अकड़ी हुई गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी दोनों आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। फिर वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, उन्हें ट्रक में आने दो। इतना कहते ही उसने मेरा गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैंने एक हाथ से उसे कसकर दबोच लिया और दूसरे हाथ से दाहुन चाबुक निकाल ली। होश में आ जा। मैंने पूरी ताकत से उसकी बाह पर चाबुक मारी। लिंग तियान ऐसे उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगले ही पल उसकी आंखों की बेहोशी गायब हो गई। वह अपनी सूजी हुई लाल हथेली पकड़कर बैठ गया और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मैं तुरंत आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। पता नहीं कब पूरे शीशे पर धुंधली राख जैसी एक परत जम गई थी। हालत ऐसी थी कि सड़क तक साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने दाहुन चाबुक कसकर पकड़ ली। फिर खिड़की के शीशे पर दो जोरदार चोट मारी। दफा हो जा। हैरानी की बात यह थी, जैसे ही मैंने दो बार शीशे पर मारा वैसे ही बाहर की धूसर धुंध सचमुच छटने लगी। ट्रक तेजी से आगे निकला और एक काली परछाई को पीछे छोड़ गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वह परछाई बड़ी अजीब तरह से मुड़ी और हमारी दूर जाती ट्रक को घूरती रही। लाओ लियू ने मेरी तरफ देखा। जियांगे, पसीना पोंछ लीजिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पूरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए रेडियो चला दिया। सोचा कोई प्रोग्राम सुन लेते हैं। संयोग से उस पर जर्नी टू द वेस्ट की कहानी सुनाई जा रही थी, लेकिन एंकर की आवाज बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। आवाज बहुत पतली और नुकीली थी। तो सुनिए, सुन वुकोंग 500 साल तक 5 उंगलियों वाले पर्वत के नीचे दबा रहा। लिंग तियान ने चेहरा सिकोड़ते हुए कहा, जियांगे, इस रेडियो की आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, इसमें अजीब क्या है? ध्यान मत भटकाओ, कहानी सुनोगे तो हिम्मत बनी रहेगी। उसी समय लाओ लियू अचानक जोर से चिल्लाया। पूरा ट्रक बुरी तरह हिल गया। ऐसा लगा जैसे किसी चीज के ऊपर से निकल गया हो। लाओ लियू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबराकर चिल्लाया, जियांगे, लगता है मैंने किसी को टक्कर मार दी। ये कहते ही उसने घबराहट में ब्रेक दबाने की कोशिश की और ट्रक को सड़क के बीचों बीच रोकने लगा। मैं तुरंत गरजा, क्या पागल हो गए हो? मरना है क्या? मरना है तो हमें साथ मत ले डूबो। उसी पल पीछे से तेज हॉर्न और ब्रेक की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। एक एसयूवी हमारी ट्रक को बाल बाल बचाते हुए बगल से निकल गई। उसका ड्राइवर सिर बाहर निकालकर गालियां देने लगा। गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? मरना है क्या? मैं लगातार रियर व्यू मिरर में देखता रहा, लेकिन पीछे की सड़क बिल्कुल खाली थी। वहां किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। मैं शुरू से सड़क पर नजर रखे हुए था। बीच सड़क में कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी ट्रक एक बार फिर जोर से हिला। लाओ लियू घबराकर चिल्लाया, जियांगे। फिर से किसी चीज के ऊपर चढ़ गए। मैंने खुद को शांत रखा। ये सब भ्रम है। बाहर मत देखो और किसी भी हालत में ट्रक मत रोकना। स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहो। बस थोड़ा और, सर्विस एरिया आने ही वाला है। लाओ लियू ने घबराते हुए सिर हिलाया। पीछे बैठा लिंग तियान तो डर के मारे सिकुड़कर कोने में दुबक गया था। लेकिन रेडियो अब भी चलता रहा और वो पतली आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई। तो कह रहे थे, पूर्व भूमि के महान भिक्षु जिन चांदजी का 10वां पुनर्जन्म, 10 जन्मों का पुण्य उनके साथ था,
इसलिए पश्चिम की इस यात्रा में अनगिनत राक्षस और भूत उन पर नजर गड़ाए हुए थे। उसी दौरान ट्रक लगातार कई बार और हिला। फिर अचानक दूर सामने रोशनी दिखाई दी। सर्विस एरिया का बोर्ड अब ज्यादा दूर नहीं था। हमारी ट्रक सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ट्रक सर्विस एरिया के अंदर मुड़ा, पूरा पार्किंग एरिया तेज रोशनी से जगमगा रहा था। उसे देखकर हमारे मन का डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन न जाने क्यों मुझे यह जगह कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी। हम तीनों ट्रक से नीचे उतर गए। सोचा कुछ खा लेते हैं, साथ ही टॉयलेट भी हो आएंगे और थोड़ा मन भी संभल जाएगा। मैंने दोनों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ट्रक के पास रुकता हूँ। लाओ लियू बोला, ठीक है जियोंगे, आप क्या खाएंगे, मैं आपके लिए भी ले आता हूँ। मैंने सिर हिलाया, मेरी चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं है। उन दोनों के जाने के बाद मैं ट्रक के चारों तरफ घूमकर देखने लगा। ट्रक की बॉडी पर कहीं भी टक्कर का कोई निशान नहीं था, लेकिन पीछे लगे लोहे के गार्ड पर घने काले धब्बे पूरी तरह फैले हुए थे। मैंने ट्रक से एक सफेद तौलिया निकाला और बड़ी मुश्किल से एक एक करके उन सभी काले निशानों को साफ करने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, भाई, तुम लोग भी आधी रात को बुद्ध की मूर्ति पहुंचाने निकले हो क्या? बहुत मेहनत का काम है। मैंने मुड़कर देखा, वहां नीली वर्क यूनिफॉर्म पहने दो तीन ट्रक ड्राइवर खड़े थे। उनमें से एक मुस्कुराकर बोला, रात में निकलोगे तो सुबह तक पहुंच जाओगे। हम लोग उधर नूडल्स बना रहे हैं, आओ थोड़ा गरम गरम खा लो। मैंने उसकी बताई दिशा में देखा। सचमुच उनकी ट्रक के पास एक छोटा इलेक्ट्रिक कुकर रखा था। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं भाई, धन्यवाद, हमारे लोग भी खाने के लिए गए हैं। मैं अभी इतना ही कह पाया था कि अचानक लाओ लियू उसी ट्रक के पीछे से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में नूडल्स से भरा बड़ा कटोरा था। वो मुझे हाथ हिलाकर बोला, जियांगे, यहाँ खाने की सारी दुकानें बंद है, मैं यहीं थोड़ा खा लेता हूँ, आप भी जल्दी आइए, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मैं एकदम चौंक गया। अभी कुछ देर पहले तक लाओ लियू डर के मारे कांप रहा था, और अब देखते ही देखते वह इन अनजान लोगों के साथ घुल मिल गया था। ऊपर से अगर यहाँ की दुकानें बंद थी तो फिर ये नूडल्स आए कहाँ से? उधर वे लोग फिर मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, सफर में मिलने वाले लोग किस्मत से मिलते हैं, आ जाओ थोड़ा साथ बैठकर खा लेते हैं। मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा। लाओ लियू के पास खड़े हुए सभी लोग मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे मुझे ही घूर रही थी। एक पल के लिए भी उनकी नजर नहीं हटी। मेरा दिल तुरंत सतर्क हो गया। ये जगह सच में ठीक नहीं थी। मैंने फिर से मना कर दिया, सच में नहीं, तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है, मुझे ट्रक के पास ही रहना है। इतना कहकर मैं फिर ट्रक साफ करने लगा, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि पीछे से कई निगाहें लगातार मेरी पीठ में चुभ रही थी, जिससे मेरा पूरा शरीर बेचैन हो उठा। कुछ देर बाद जब मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वे सभी लोग ऐसे नूडल्स खाने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने ट्रक पूरी तरह साफ किया, फिर दरवाजे के पास लगी सीढ़ी पर बैठकर एक सिगरेट जला ली और मन ही मन सोचने लगा, इतना बड़ा सर्विस एरिया, लेकिन यहाँ हमारी ट्रक और सामने खड़ी दूसरी ट्रक के अलावा कोई भी नहीं था। दूर बने दुकानें और रेस्टोरेंट भी पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए थे। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे खुले हैं। मैं सोच ही रहा था कि लिंग तियान लाओ लियू के साथ गया था, फिर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसी समय पास की झाड़ियों में अचानक तेज हलचल हुई। अगले ही पल एक आदमी भागता हुआ आया और लुढ़कते हुए सीधे मेरे पैरों के पास गिर पड़ा। वो लिंग तियान था। वो हांफते हुए बोला, जियांगे, जल्दी चलिए, ये जगह ठीक नहीं है। लियू अंकल गायब हो गए। मैंने हैरानी से कहा, क्या मतलब? वह तो अभी उधर बैठकर नूडल्स खा रहे हैं। लिंग तियान ने घबराकर सिर हिलाया, नहीं, वह लियू अंकल नहीं है। मैं अभी टॉयलेट गया था, लेकिन वहां एक भी लाइट नहीं जल रही थी। पूरा टॉयलेट टूटा फूटा और गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 10 साल से छोड़ दिया गया हो। मैं डरकर तुरंत बाहर भागा, लेकिन उसके बाद मुझे लियू अंकल कहीं नहीं मिले। मैं खुद भी वापस आने का रास्ता भूल गया था। अगर मुझे दूर से हमारी ट्रक पर टंगे वे दो पीले लालटेन नहीं दिखते तो शायद मैं भी वहीं भटक कर रह जाता। जियांगे, ये वह सर्विस एरिया बिल्कुल नहीं है जिससे मैं पहले गुजर चुका हूँ। उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। फिर उसे इशारे से तिरछी दिशा में देखने को कहा, तुम उधर जाओ और लाओ लियो को वापस बुला कर लाओ। बस उससे कहना कि हम निकल रहे हैं। अगर वह बात ना माने तो जबरदस्ती उसे घसीट कर वापस ले आना, समझे? लिंग तियान सामने का नजारा देखकर इतना डर गया कि उसके पैरों से ताकत ही निकल गई। वो लगभग घुटनों के बल गिरने वाला था। जियांगे माँ, मैं नहीं जा सकता, मैं सच में नहीं जा सकता, मैंने ठंडी आवाज में कहा। यहीं रुककर उसका साथी बनना चाहते हो क्या? जल्दी जाओ। मैंने उसे जोर से आगे धक्का दिया। उसने दांत भींचे और हिम्मत जुटाकर उधर दौड़ पड़ा। उसी समय मैंने अपनी कमर से दाहुन चाबुक निकाल ली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। अचानक पूरे पार्किंग एरिया की फ्लड लाइटें पागलों की तरह टिमटिमाने लगी। अगले ही पल सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा संसार पल भर में घोर अंधेरे में डूब गया। लिंग तियान पूरी ताकत से लाओ
लियू की तरफ भागा। उसने उसके कॉलर को पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचकर वापस लाने लगा। उधर मैंने भी मौका देखते ही 2 छलांग में ट्रक पर चढ़कर इंजन स्टार्ट कर दिया। ठीक उसी पल जब सारी लाइटें बुझीं, लिंगतियान लाओ लियू को घसीटते हुए चीखता चिल्लाता ट्रक तक पहुंच गया। मैंने जोर से चिल्लाया, जल्दी चढ़ो, दरवाजा बंद करो। लिंगतियान हड़बड़ाकर ट्रक में चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगा, वह अचानक चीख पड़ा, जियांगे, दरवाजा बंद नहीं हो रहा, कुछ उसे पकड़कर रोके हुए है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद सूजा हुआ हाथ दरवाजे की चौखट को कसकर पकड़े हुए था। मैं गरज कर बोला, उसे छोड़ो, तुम दोनों पीछे जाओ। उसी समय बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, अरे दरवाजा खोलो, मैं अभी ट्रक में चढ़ा ही नहीं हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। वो आवाज सुनकर लिंगतियान के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरी ताकत लगाकर लाओ लियू को उठाया और दोनों को पीछे वाली सीट पर ठूस दिया। मैंने मौका देखते ही उस सूजे हुए हाथ पर पूरी ताकत से दाहुन चाबुक दे मारी, फिर झटके से दरवाजा बंद कर दिया। सब लोग कसकर बैठ जाओ। मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक तीर की तरह आगे निकल गया। काफी दूर निकल आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो जगह कोई सर्विस एरिया थी ही नहीं। वह तो कई सालों से छोड़ा हुआ एक विशाल कबाड़ पार्किंग यार्ड था, जहां हमने ट्रक रोकी थी। वहां बड़े अक्षरों में लिखा था, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का अस्थायी पार्किंग क्षेत्र। मैंने तुरंत ट्रक मोड़ी और वापस मुख्य सड़क पर आ गया। तभी पीछे बैठा लाओ लियू अचानक बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी आने वाली हो, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसका चेहरा देखते देखते नीला पड़ने लगा। मैं तुरंत बोला, लिंग तियान, ट्रक में शराब है क्या? हाँ, मुझे याद है, जल्दी निकाल। पहले लियू अंकल को पिला, फिर कोई थैला ढूंढ, उसे उल्टी करवाओ। अगर अभी उल्टी नहीं हुई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। लिंग तियान तुरंत पीछे की सीट के नीचे सामान उल्टने पलटने लगा। आखिर उसे अर्गोतो की 2 बोतलें मिल गईं। लियू अंकल, जल्दी पीजिए। हमने लाओ लियू को आधी से ज्यादा बोतल पिला दी। कुछ ही देर बाद उसे तेज उल्टी हुई, लेकिन उसके मुंह से नूडल्स नहीं निकले, बल्कि गाढ़ा काला पानी बाहर निकलने लगा। उसमें मिट्टी और सड़ी हुई घास की जड़ें भी मिली हुई थी। पूरे ट्रक में भयानक बदबू फैल गई। हमने तुरंत सारी खिड़कियां खोल दी, तब जाकर वो बदबू धीरे धीरे कम हुई। मैंने लगभग 1 घंटे तक लगातार ट्रक चलाई। इस बार रास्ते में कोई नई मुसीबत नहीं आई। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? लाओ लियू ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया जिसमें सिर्फ बुद्ध का शरीर पहुंचाया जाए और सिर अलग हो। लिंग तियान काफी देर तक सिर झुकाए चुप बैठा रहा। फिर उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, जियांगे, सर्विस एरिया के टॉयलेट में जो आदमी मुझसे बात कर रहा था, क्या उसने जानबूझकर मुझे बहकाया था? मैंने उसकी तरफ देखा, तुम्हें क्या लगता है? लिंग तियान ने पछतावे से सिर झुका लिया। मैं तो बस गुस्से में था। मेरी माँ ने कहा था कि लीगे मेरा ध्यान रखेंगे। मैंने उसकी बात काट दी। आज के बाद कोई भी फैसला लेने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करना। ट्रक चलाने का यह काम, इस काम के अपने बहुत सारे नियम होते हैं। यहाँ तुम्हें हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। एक बार भी जोश में गलती कर दी तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। लिंग तियान ने जोर से सिर हिलाया। वह पूरी तरह टूट चुका था, बिल्कुल पिचके हुए गुब्बारे की तरह सीट में दुबक कर बैठ गया। उसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे इस हालत में देखकर मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। ये लड़का भले ही लापरवाह था, लेकिन दिल से बुरा नहीं था। आज की रात ने उसे जिंदगी का ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच लाल और नीली पुलिस लाइटें चमकने लगी। लाओ लियू तुरंत बोला, जियांगे, जल्दी देखिए, आगे ट्रैफिक पुलिस है, लगता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। सामने 2 कारें बुरी तरह टकराकर सड़क के बीच फंसी हुई थी। कई ट्रैफिक पुलिस वाले पीली रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने ट्रैफिक संभाल रहे थे। हमारी ट्रक देखते ही उनमें से एक ने हाथ उठाकर इशारा किया और हमें सड़क किनारे रोक दिया। वो हमारे पास आया, फिर बोला, नमस्ते, आगे सड़क साफ की जा रही है, अभी कुछ देर तक रास्ता बंद रहेगा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है अधिकारी साहब, लगभग कितना समय लगेगा? वह बोला, लगभग 10 मिनट, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतने में एक दूसरा ट्रैफिक पुलिस वाला पीछे से आया। उसने हमारी ट्रक पर नजर डाली और आखिर में उसकी नजर लाल कपड़े से ढके बुद्ध के शरीर पर जाके टिक गई। उसने पूछा, ट्रक में क्या ले जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, बुद्ध की मूर्ति है, आगे वाले मंदिर में पहुंचानी है। ये रहे इसके ट्रांसपोर्ट के कागज। मैंने कागज उसके हाथ में दे दिए, लेकिन उसने बस एक सरसरी नजर डाली और ट्रक के पीछे चला गया। फिर बोला, रूटीन जांच करनी है, आप लोग नीचे उतरकर सहयोग कीजिए। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन रास्ते में ऐसी जांच होना कोई नई बात भी नहीं थी, इसलिए मैंने सिर हिला दिया और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ हैंडल तक पहुंचा, मैंने आदतन एक बार रियर व्यू मिरर में देखा। बस उसी एक नज़र ने
मेरे पूरे शरीर का खून जमा दिया। मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत सेंट्रल लॉक दबा दिया। ट्रक के सारे दरवाजे एक साथ लॉक हो गए। अब जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ पहले से भी ज्यादा अजीब लगने लगा। बाहर से वो ट्रैफिक पुलिस वाला चिल्लाया, क्या कर रहे हो? नीचे उतरकर जांच में सहयोग करो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? लेकिन मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सीधे चाबी घुमाई और ट्रक को जबरदस्ती आगे निकालने की तैयारी कर ली। मेरी हरकत देखते ही वह अचानक इंसान नहीं रहा। वह छिपकली की तरह हाथ पैर फैलाकर हमारी खिड़की पर चढ़ गया। फिर पागलों की तरह चीखते हुए आधी खुली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लिंग तियान डर के मारे चीख उठा, हे भगवान, ये आखिर क्या चीज है? उसकी चीख सुनते ही जो लाओ लियू थोड़ी देर पहले संभला था, वह फिर से डर के मारे कांपने लगा। मैं गरजा, मेरी ट्रक से नीचे उतर। मैंने पूरी ताकत से दाहुन चाबुक उसके चेहरे पर दे मारी। वो फटे हुए कपड़े की तरह खिड़की से नीचे जा गिरा। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट की, स्टीयरिंग पूरी तरह घुमाई और दोनों टूटी हुई कारों के बीच बने छोटे से गैप से ट्रक निकाल दी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वे सारे ट्रैफिक पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लेकिन मैं अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक पूरी ट्रक नीचे की तरफ धंस गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक ही पल में कई टन वजन ट्रक पर लाद दिया हो। मैं तुरंत समझ गया, बुरा हो गया, वे ट्रक पर चढ़ गए हैं। लाओ लियू घबराकर चिल्लाया, जियांग गे, ट्रक के पीछे कुछ है। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। बुद्ध के शरीर पर पड़ा लाल कपड़ा किसी अदृश्य ताकत ने जोर से उठा दिया था और जैसे ही वो कपड़ा वापस नीचे गिरा, मुझे दूर पीछे एक टूटी फूटी पुरानी ट्रक दिखाई दी। वह लगातार हमारे पीछे लगी हुई थी। उस ट्रक पर एक बुद्ध का सिर रखा था, लेकिन उस पर लाल कपड़ा बिल्कुल नहीं ढका हुआ था। बुद्ध की मूर्ति ले जाते समय बुद्ध के सिर को हमेशा लाल कपड़े से ढकना जरूरी होता है और उसका चेहरा हमेशा ट्रक के आगे की तरफ होना चाहिए। लेकिन पीछे वाली उस ट्रक में रखा बुद्ध का सिर न सिर्फ बिना लाल कपड़े के था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, बुद्ध का सिर हमारी तरफ नहीं बल्कि ट्रक के पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। मैं दांत पींचकर बुदबुदाया, हरामियों, मेरे साथ यही खेल खेलोगे? मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। इंजन जोर से गरजा, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ने की बजाय और कम होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से अनगिनत हाथ ट्रक को कसकर पकड़कर पीछे खींच रहे हो। लाओ लियू घबराकर चिल्लाया, जियांगे, क्या करें? ट्रक आगे ही नहीं बढ़ रही। मुझे छत पर भी कुछ आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोहे की छत को नाखूनों से खुरच रहा हो। मैंने तुरंत कहा, लाओ लियू, आकर स्टीयरिंग संभालो। लिंग तियान, जल्दी 7 रंगों वाले चावल और बुद्ध की अगरबत्ती निकालो फौरन। ठीक है, अभी लाया। मैंने लाओ लियू को स्टीयरिंग पकड़ने दिया, खुद खिड़की नीचे की और ट्रक की छत और दोनों तरफ पूरी ताकत से दाहुन चाबुक बरसाने लगा। जैसे ही चाबुक की आवाज गूंजी, पूरी ट्रक अचानक हल्की हो गई। रफ्तार भी तुरंत बढ़ गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो भारीपन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसी समय लिंग तियान घबराकर चिल्लाया, जियांगे, मुसीबत हो गई, अगरबत्ती। अगरबत्ती जल ही नहीं रही। मैंने तुरंत कहा, इधर दो। इतने में लाओ लियू ने लिंग तियान के हाथ से अगरबत्ती और लाइटर छीन लिया। वह कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। हैरानी की बात यह थी, जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, लाइटर तुरंत जल उठा और अगरबत्ती भी आसानी से जल गई। मैंने कहा, लाओ लियू, जल्दी। लेकिन जैसे ही उसने 3 जलती हुई अगरबत्तियां चावल के कटोरे में लगाई, तीनों अगरबत्तियां एक साथ बीच से टूट गई। लाओ लियू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो गया? जियांगे, अगरबत्ती स्वीकार नहीं हुई। अगरबत्ती टूट गई। बुद्ध की मूर्ति ले जाने वालों के लिए ये सबसे बड़ा अपशकुन है। मैंने डांटते हुए कहा, घबराओ मत, मैं संभालता हूँ। मैंने लाओ लियू को फिर से स्टीयरिंग पकड़ने को कहा और खुद अगरबत्ती वाला कटोरा लेकर ड्राइवर सीट के सामने रख दिया। लेकिन इस बार मैंने तुरंत अगरबत्ती नहीं जलाई। मैंने जेब से एक पीला ताबीज निकाला, उसे जलाया और नई 3 अगरबत्तियों के चारों तरफ 3 बार घुमाया। जैसे ही मैंने उन तीनों अगरबत्तियों को आग लगाई, मेरी आंखों के सामने उड़ता हुआ धुआं अचानक एक इंसान की शक्ल में बदल गया। वो झुककर मेरी अगरबत्तियों पर जोर से फूंक मारने लगा। मैं गुस्से से गरजा, मेरी अगरबत्ती बुझाने की हिम्मत, मरना चाहता है क्या? मैंने तीनों अगरबत्तियां उठाईं और पूरी ताकत से उस धुएं वाले आदमी की तरफ घोंप दी। अगले ही पल तीनों अगरबत्तियां पलक झपकते ही पूरी जलकर राख बन गई और उनकी राख हवा से नीचे गिरने लगी। लिंग तियान घबराकर बोला, जियांगे, आपने अभी क्या किया? मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, कोई हमारी अगरबत्ती बुझाना चाहता था। 3 और लेकर आओ। इस बार मैंने आराम से 3 नई अगरबत्तियां कटोरे में लगा दी। तीनों सीधी खड़ी रही, लेकिन वे इतनी तेजी से जल रही थी कि मानो किसी ने उन्हें तेज कर दिया हो। मैंने दोनों से कहा, ध्यान से सुनो, जैसे ही अगरबत्ती खत्म हो तुरंत नई लगा देना, एक पल के लिए भी बीच में रुकनी नहीं चाहिए। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। धीरे धीरे ट्रक के अंदर अगरबत्ती की खुशबू भरने लगी और ट्रक की रफ्तार भी आखिरकार स्थिर हो गई।
लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। हर बार जब हमारी एक खेप अगरबत्ती पूरी जल जाती, पीछे वाली भूतिया ट्रक पर रखा बुद्ध का सिर हमारी तरफ थोड़ा और घूम जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार हमारी ट्रक में रखे बुद्ध के शरीर को घूर रहा हो। ये 7 रंगों वाले चावल और बुद्ध की अगरबत्ती मेरे गुरु ने मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था, अगर कभी रास्ते में कोई असामान्य मुसीबत आ जाए तो इनकी मदद से सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग थी। हम सिर्फ बुद्ध का शरीर लेकर जा रहे थे। बुद्ध का सिर हमारे साथ नहीं था, यानी यह मूर्ति खुद ही अधूरी थी। उसी समय खिड़की के बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। चारों तरफ दोबारा धूसर धुंध फैल गई। ट्रक की रफ्तार फिर से गिरने लगी, लगभग रेंगने जितनी धीमी। लिंग तियान घबराकर बोला, जियांगे, अगरबत्ती फिर खत्म होने वाली है और ट्रक भी आगे नहीं बढ़ रही। मैंने दांत भींच लिए, फिर दोबारा खिड़की नीचे की। सोचा इस बार बाहर झुककर फिर से दाहुन चाबुक चलाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने चाबुक बाहर निकाली, अचानक मेरी पूरी बांह किसी चीज ने कसकर जकड़ ली। मेरी पूरी बांह अचानक जकड़ गई। मैं उसे जरा भी हिला नहीं पा रहा था। उसी समय लिंग तियान घबराकर चिल्लाया, जियांगे, अगरबत्ती खत्म हो गई, बुझ भी गई। घबराहट और ट्रक के जोरदार झटकों की वजह से अगरबत्तियों के कई गट्ठर नीचे गिर पड़े। कुछ बीच से टूट गए और बाकी पैरों तले कुचलकर चूर हो गए। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली ट्रक पर रखा बुद्ध का सिर लगभग पूरी तरह हमारी तरफ घूम चुका था, बस थोड़ा सा। और उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं था। अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने दांत भींच लिए और जोर से अपनी जीभ का सिरा काट लिया। अगले ही पल मैंने जीभ से निकला खून और थूक अपनी बांह पर थूक दिया। मेरी बांह तुरंत आजाद हो गई। मैंने लाओ लियू के हाथ से 7 रंगों वाले चावल और अगरबत्ती की राख वाला कटोरा छीन लिया और पूरी ताकत से खिड़की के बाहर फेंक दिया। सब लोग कसकर बैठ जाओ। 7 रंगों वाले चावल और राख बाहर जाते ही खिड़की के बाहर एक छोटा सा बवंडर बन गया। अगले ही पल पूरी ट्रक अचानक हल्की हो गई। मैंने मौका नहीं गवाया, एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक पागलों की तरह आगे दौड़ पड़ी। पीछे से लगातार पीछा कर रही वह भूतिया ट्रक मानो पहली बार चौंक गई हो। हम उससे कुछ दूरी बनाने में कामयाब हो गए। लिंग तियांग खुशी से चिल्लाया, जियांगे, हमने उसका पीछा छुड़ा दिया। मैंने तुरंत कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, वह टूटी फूटी ट्रक फिर से हमारे पीछे आ गई और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार में। हमारी ट्रक की रफ्तार फिर से धीमी पड़ने लगी। लेकिन इससे भी डरावनी बात अभी बाकी थी। सड़क किनारे फैली धुंध में नीली वर्क यूनिफॉर्म पहने वही लोग फिर दिखाई दिए। वे सड़क के किनारे खड़े थे, बिना किसी भाव के, हमें अपनी तरफ बुला रहे थे। मैंने तुरंत महसूस किया, बुरा हो गया। स्टीयरिंग मेरे हाथ से निकल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्टीयरिंग मुझसे छीन ली हो। ट्रक बुरी तरह फिसलने लगी और अपने आप सड़क किनारे लगी रेलिंग की तरफ मुड़ गई। लाओ लियू चीख पड़ा, जियांगे, इस बार तो हम गए। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ी, अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी, लेकिन मैं उसे 1 इंच भी नहीं मोड़ पा रहा था। ट्रक का अगला हिस्सा रेलिंग से टकराने ही वाला था कि तभी दूर कहीं से एक गहरी और गंभीर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। उसी पल मुझे महसूस हुआ स्टीयरिंग पर से वो अदृश्य ताकत गायब हो गई। उसका नियंत्रण फिर से मेरे हाथ में आ गया। मैं जोर से गरजा, वापस आ। रेलिंग से टकराने से बस एक पल पहले मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दी। ट्रक किसी तरह बच गई और खतरनाक तरीके से फिसलती हुई रुक गई। ट्रक का अगला हिस्सा रेलिंग से 10 सेंटीमीटर भी दूर नहीं था। हम सचमुच बच गए थे। पहली घंटी के बाद मंदिर की घंटियां लगातार बजती रहीं। एक के बाद एक पूरा पहाड़ उनकी गूंज से भर गया। हम तीनों सीट पर ढह गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। जब तक हम थोड़ा संभले, तब तक पूरब का आसमान हल्का उजाला पकड़ चुका था। मैं ट्रक से नीचे उतरा। सड़क पर हमारी लंबी ब्रेक की लकीरों के अलावा वहां किसी भी चीज का कोई निशान नहीं था। सुबह ठीक 6 बजे हम आखिरकार सुबह की पहली रोशनी के साथ बुद्ध का शरीर सुरक्षित पहाड़ वाले मंदिर तक पहुंचाने में सफल हो गए। वहां हुईमिन नाम के एक मास्टर खुद हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने आदर से पूछा, मास्टर हुईमिन, एक बात पूछूं? आपके मंदिर में तो रोज सुबह की घंटी 6 बजे बजती है, लेकिन आज इतनी जल्दी क्यों बजाई गई? मास्टर हुईमिन मुस्कुराए, फिर बोले, यह हमारे प्रधान आचार्य का आदेश था। उन्हें पता चला कि पहले बुद्ध का सिर पहुंचाने वाले ड्राइवर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने 1 घंटा पहले ही घंटियां बजाने को कहा, ताकि उस ड्राइवर और रास्ते में सफर कर रहे सभी यात्रियों के लिए मंगल कामना की जा सके। यह सुनते ही मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। मैंने शाओगांग की तरफ से उनका धन्यवाद किया। इसके बाद मंदिर के प्रधान और बाकी सभी भिक्षु खुद बुद्ध सभा में गए और बुद्ध के शरीर की तरफ पूरे सम्मान के साथ 3 बार झुककर प्रणाम किया। लेकिन वहां से निकलते समय भी मेरे मन की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुझे बार बार वही आखिरी दृश्य याद आ रहा था।
मुझे आखिर तक यही बात खटकती रही। उस आखिरी पल पीछे वाली ट्रक पर रखा बुद्ध का सिर शायद पूरी तरह हमारी तरफ मुड़ा ही नहीं था। मैंने मंदिर के प्रधान से पूछा, प्रधान जी, पहले जो बुद्ध का सिर यहाँ पहुंचाया गया था वह तो शाओ गांग लेकर आया था। मुझे हमेशा लगता रहा कि हमने उसके लिए जो अगरबत्ती जलाई थी शायद वो काफी नहीं थी। मास्टर हुईमिन हल्का सा मुस्कुराए, श्रद्धालु, आप जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हैं। आप लोगों ने पूरी रात जान जोखिम में डालकर ये यात्रा पूरी की है। आपकी ये श्रद्धा ही सबसे बड़ी भेंट है। सच्चे मन से अर्पित की गई आधी अगरबत्ती भी हजारों असली अगरबत्तियों के बराबर होती है। जिस तक उसकी सुगंध पहुंचनी थी वहां तक वो पहुंच चुकी है। मास्टर हुईमिन की बात सुनकर मेरे मन का बोझ आखिर थोड़ा हल्का हो गया। हमने मंदिर के प्रधान का साथ बैठकर भोजन करने का निमंत्रण विनम्रता से ठुकरा दिया और वापस लौटने के लिए निकल पड़े। वापसी के रास्ते में लाओ लियू पीछे की सीट पर गहरी नींद में सो गया, लेकिन लिंग तियान बिल्कुल बदल चुका था। एक ही रात में वो जैसे नया इंसान बन गया था। उसकी पहले वाली उतावली पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और समझदार लग रहा था। उसने मुझसे कहा, जियांगे, आप सो जाइए, फिक्र मत कीजिए, मैं ट्रक बिल्कुल संभाल कर चलाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो आपको जगा दूंगा। मैं भी सच में पूरी तरह थक चुका था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने कॉल उठाई। फोन शाओगांग की पत्नी का था। उधर से उसकी रोती हुई लेकिन खुशी से भरी आवाज आई, जियांग गे, शाओगांग का बुखार उतर गया, उसे होश भी आ गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 दिन निगरानी में रखने के बाद उसे छुट्टी मिल जाएगी। मैंने राहत की सांस ली। बस वही सबसे बड़ी बात है। इंसान ठीक है, यही काफी है, वह फिर बोली। लेकिन एक अजीब बात है, उसे बुद्ध का सिर पहुंचाने वाली पूरी यात्रा की कोई याद ही नहीं है। वह बस इतना कहता है कि उसने पूरी रात एक सपना देखा जिसमें वो किसी बहुत अंधेरी जगह पर ट्रक चलाता रहा, लेकिन चाहे जितना चलाए बाहर निकल ही नहीं पाया। फिर उसने कहा कि उसे बहुत तेज अगरबत्ती की खुशबू आई और उसी के बाद उसकी आंख खुल गई। अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर की घंटियां। मैंने और ट्रक चला रहे लिंग तियान ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की आंखों में एक ही साथ हैरानी भी थी और जवाब भी। मैंने फोन पर कहा, बस इतना जान लो कि वो ठीक है, बाकी बातों के बारे में मत सोचो, उसे आराम करने दो। फोन रखते ही मेरे मन का आखिरी बोझ भी उतर गया। लगता है मास्टर हुईमिन सही कह रहे थे। हमारी श्रद्धा और अगरबत्ती सचमुच वहां तक पहुंच गई थी। ये सफर आखिर बेकार नहीं गया। लेकिन जैसे ही मैं चैन से सोने की सोच रहा था, ट्रक चला रहे लिंग तियान ने अचानक हैरानी से कहा, जियांगे, जरा पीछे देखिए, क्या हमारी ट्रक के पीछे कुछ चल रहा है? एक काला सा साया। उसकी बात सुनते ही मेरी सारी नींद उड़ गई। मैं तुरंत सीधा बैठ गया और रियर व्यू मिरर में देखने लगा। मैंने कहा, तेज चलाओ, देखते हैं पीछा छूटता है या नहीं। लिंग तियान ने एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन चाहे हम जितनी भी तेज चले वह काला साया हमेशा उतनी ही दूरी पर बना रहा। न कभी पास आया, न कभी पीछे छूटा, बस लगातार हमारे पीछे पीछे चलता रहा। लिंग तियान घबरा के बोला, जियांगे, वो अभी भी हमारे पीछे है, क्या मैं दा हुन चाबुक इस्तेमाल करूं? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं लगता उसके मन में कोई बुरी नीयत है। मैं महसूस कर सकता हूँ वह हमारे पीछे तो चल रहा है, लेकिन उसमें पहले वाली चीजों जैसे ठंडी और डरावनी आभा नहीं है। वह बस चुपचाप हमारा पीछा कर रहा है, जैसे कोई खामोश रक्षक हो, या फिर जैसे कोई रास्ता भटका हुआ बच्चा। उसी पल मेरे मन में एक ख्याल आया, लेकिन मैं अभी भी उसे लेकर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने लिंग तियान से कहा, बस सामान्य रफ्तार में ट्रक चलाते रहो, उसे बिल्कुल नजरअंदाज करो। वह काला साया कई दर्जन किलोमीटर तक हमारे पीछे चलता रहा, लेकिन जैसे ही हम हाईवे पर चढ़े, अगले एग्जिट से वो बिना कोई आवाज किए मुड़ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। लिंग तियान ने राहत की सांस ली। आह, आखिर चला गया। जियांगे, वह आखिर था क्या? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा। शायद वह हमारा शुक्रिया अदा करने आया था, या शायद माफी मांगने। लिंग तियान हैरानी से बोला, माफी? असल में वो ऐसा नहीं था, बस किसी ने उसका इस्तेमाल कर लिया था। अब जब बुद्ध का शरीर अपनी सही जगह पहुंच गया है तो उसे भी वहां चले जाना चाहिए जहां उसका असली ठिकाना है। लिंग तियान मेरी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने समझदारी दिखाई और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। इतनी सारी घटनाओं के बाद उसे भी समझ आ गया था कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आम समझ से नहीं समझाया जा सकता। वापसी का बाकी सफर बेहद शांत रहा। जब हम कंपनी पहुंचे तो ली जियानगो हमें तीनों को सही सलामत लौटता देखकर इतना भावुक हो गया कि लगभग हमारे सामने घुटनों पर बैठ जाता। उसने बिना एक पल गवाए इस सफर का पूरा खर्च और मुझसे किया हुआ बाकी सारा भुगतान सीधे मेरे खाते में भेज दिया। इतना ही नहीं, उसने लाओ लियो और लिंग तियान दोनों को अलग से मोटा लाल लिफाफा भी दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, जियांगे, आगे कभी भी भाई की जरूरत पड़े बस एक बार आवाज देना,
मैं बिना सोचे पहुंच जाऊंगा। लिंग तियान लाल लिफाफा हाथ में लेकर चुपचाप मेरे सामने आया। उसने कमर झुकाकर मुझे गहरा प्रणाम किया। जियांगे, मुझे माफ कर दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, एक गलती से अगर इंसान सीख जाए तो वही सबसे बड़ी कमाई होती है। आगे से बस ट्रक ईमानदारी और समझदारी से चलाना, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लिंग तियान ने जोर से सिर हिलाया। मैं समझ गया जियांगे, अब से मैं सच में बदल जाऊंगा। आखिरकार यह पूरा मामला खत्म हो गया। मैंने ली जियांगो का साथ बैठकर दावत खाने का निमंत्रण भी विनम्रता से ठुकरा दिया। अब बस घर जाकर गर्म पानी से नहाना चाहता था और लंबी नींद सोना चाहता था। लेकिन घर लौटने से पहले मैं एक बार अस्पताल भी गया। जब मैं वहां पहुंचा तो शाओगांग बिस्तर पर टिककर बैठा था और उसकी पत्नी के हाथ की बनाई हुई खिचड़ी खा रहा था। हालांकि वो पहले से काफी दुबला लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की रंगत लौट आई थी। मुझे देखते ही वो खुश होकर बोला, जियांगे, आप आ गए। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। वह मुस्कुराया। जियांगे, बैठिए। इस बार सच में आपने मेरी जान बचाई। मेरी पत्नी ने मुझे सब बता दिया, लेकिन मुझे रास्ते में हुई कोई भी बात याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैं सपना देख रहा था। उस सपने में बहुत सारे लोग मेरी ट्रक छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसे किसी भी कीमत पर बचा नहीं पा रहा था। फिर बाद में सपने में आप आ गए। मैं हंस पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे सपने में कैसे पहुंच जाता? तुम बस बहुत थक गए थे और बहुत ज्यादा तनाव में थे। शाओ गांग ने धीरे से सिर हिलाया। शायद, लेकिन जियांगे, मुझे आज भी लगता है कि मेरी ट्रक का अगला हिस्सा अपने आप नहीं टकराया था। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि मैं किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। जो हो गया उसे भूल जाओ। ट्रक भी ठीक हो गई और तुम भी सुरक्षित हो। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? बस आगे से ट्रक चलाते समय थोड़ा ज्यादा सावधान रहना। शाओ गांग ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जी जियांगे। मैं थोड़ी देर और उसके साथ बैठा रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वह पूरी तरह खतरे से बाहर है, तब मैं निश्चिंत होकर अस्पताल से निकल आया। घर लौटने के लिए मैंने टैक्सी ली, लेकिन रास्ते में ही मेरे फोन पर एक ऐसा कॉल आया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कॉल उठाई। लाओ लियू, क्या हुआ? मैंने तो कहा था कि घर जाके आराम करना। उधर से घबराई हुई आवाज आई, जियांगे, मुसीबत हो गई। लिंग तियान फिर से कुछ अजीब हरकत कर रहा है। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ? मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। एक पल में मेरी सारी थकान और नींद गायब हो गई। मैंने जल्दी से कहा, घबराओ मत, आराम से बताओ। लिंग तियान को क्या हुआ? और तुम लोग अभी कहाँ हो? लाओ लियू बोला, हम अभी कंपनी में है। थोड़ी देर पहले लीगे ने उससे कहा था कि ट्रक सर्विस सेंटर ले जाकर चेक करवा दे, लेकिन जब वो ट्रक वापस लेकर आया तो मैंने देखा वो खाली पड़ी आगे वाली सीट की तरफ देखकर किसी से बातें कर रहा था और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने गंभीर आवाज में पूछा, ध्यान से देखा था? आगे वाली सीट पर सच में कोई नहीं था। लाओ लियू ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह अकेला ही किसी से बातें करता रहा। फिर उसकी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, जियांगे, क्या क्या कोई चीज उसके साथ वापस आ गई है? जब वह लौटकर आया, जब लिंग तियान वापस आया था, तब वो बिल्कुल सामान्य था। बल्कि सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह बदल चुका हो। तो फिर अगर उसके पीछे सड़क वाली वे चीजें नहीं आई थी, तो आखिर उसके साथ क्या आया था? उसी पल मुझे सर्विस एरिया के टॉयलेट की वो रहस्यमयी आवाज याद आ गई। वही आवाज जिसने लिंग तियान को बहकाया था और उसे ट्रक मोड़कर वापस लौटने के लिए उकसाया था। क्या वही था? मैंने तुरंत कहा, लाओ लियू, ध्यान से सुनो। अभी तुम कुछ भी मत करना और उसे बिल्कुल परेशान मत करना। ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कोई बहाना बनाकर कंपनी से थोड़ा दूर हो जाओ। उससे जितना हो सके दूरी बनाकर रखना। मैं अभी पहुंच रहा हूँ, लाओ लियू घबराकर बोला। ठीक है जियांगे, लेकिन जल्दी आइए। मैंने फोन काट दिया और तुरंत टैक्सी वाले से गाड़ी मोड़ने को कहा। फिर पूरी रफ्तार से ली जियांगो की कंपनी की तरफ निकल पड़ा। अब मुझे समझ आने लगा था कि सामने वाले का निशाना शुरू से बुद्ध की मूर्ति नहीं था, बल्कि हम थे जो लोग बुद्ध की मूर्ति पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन उसका असली मकसद क्या था और उसने हमारी ही ट्रक क्यों चुनी? और क्यागू चिंग की मौत भी सच में सिर्फ एक हादसा थी। इसी सोच में डूबा था कि अचानक सड़क किनारे लगी रेलिंग के पास मुझे एक जाना पहचाना सा साया दिखाई दिया। मैंने फौरन सिर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कमर में बंधीदा हुन चाबुक को कसकर पकड़ लिया और सामने सड़क की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, तू चाहे जो भी है, अगर हिम्मत है तो सीधे मेरे सामने आ। टैक्सी तेजी से ली जियांगो की कंपनी की तरफ दौड़ती रही। लिंग तियान का खाली सीट से बातें करना किसी भी हालत में अच्छा संकेत नहीं था। कुछ ही देर बाद मैं कंपनी पहुंच गया। वहां देखा कि लाओ लियू और ली जियांगो दोनों ऑफिस के दरवाजे के पीछे छिपकर झांक रहे थे।
दोनों के चेहरे डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। मुझे देखते ही लाओ लियू बोला, जियांगे आप आखिर आगे, जल्दी देखिए। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। लिंग तियान ट्रक के ड्राइवर सीट पर बैठा था और बिल्कुल खाली पड़ी आगे वाली सीट से बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान थी। वह हंसते हुए कह रहा था, देखा यही है जियांगे, बहुत बड़ा आदमी है ना? लेकिन चिंता मत करो, चाहे यह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस बार भी ये हमारे हाथों ही गिरेगा। लाओ लियू कांपती आवाज में बोला, जियांगे इसे आखिर हुआ क्या है? आगे वाली सीट पर तो कोई है ही नहीं। मैंने धीरे से कहा, तुम दोनों यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मैं मुस्कुराकर बोला, क्या बातें चल रही है? इतने खुश किस बात पर हो? लिंग तियान ने बड़ी अकड़ी हुई गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो हमारे मशहूर छिन जियांगे है। क्या बात है? गू छिंग की बरसी करीब आ गई है, क्या उससे पुरानी यादें ताज़ा करने आए हो? मेरे दिल में एक झटका सा लगा। ये चीज़ गू छिंग का नाम कैसे जानती थी? क्या इसे पहले से पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? अब मुझे पूरा यकीन हो गया। लिंग तियान के अंदर जो मौजूद था वह रास्ते में मिले उन भूतों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका निशाना शुरू से सिर्फ मैं था। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तू आखिर है कौन? वह हल्का सा हंसा, मैं कौन हूँ? मैं तो बस एक नेक दिल इंसान हूँ। सर्विस एरिया में मैंने ही इस बेवकूफ़ लड़के को बताया था कि उसके अपने रिश्तेदार ही उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैंने ही उसे रास्ता दिखाया ताकि वो बुद्ध का शरीर वापस ले आए, वरना तुम्हें दोबारा उस रास्ते पर आने का मौका कैसे मिलता? छिनजियांग ली जियानगो गुस्से से चिल्ला उठा, बकवास बंद कर। मैंने कब इसके साथ नाइंसाफ़ी की? मैंने तुरंत उसे रोक दिया, लीगे इसके बहकावे में मत आइए। ये जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने फिर लिंग तियान के शरीर में मौजूद उस चीज की तरफ देखा। उसकी बातों में साफ तर्क था, हर शब्द सीधा दिल पर वार कर रहा था। वह कोई साधारण बुरी आत्मा नहीं थी, उसके पीछे जरूर कोई और था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इतनी मेहनत करके बुद्ध का शरीर वापस मंगवाया, फिर मुझे भी उसी रास्ते पर खींच लाया, आखिर चाहता क्या है? क्या उस बुद्ध की मूर्ति के लिए वह हंस पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह मूर्ति भले ही बहुत कीमती हो, लेकिन मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा मजेदार चीज है। तुम्हें छिन जियांग एक बार फिर निराशा में डूबते हुए देखना। मैं चाहता हूं कि तुम भी वही दर्द महसूस करो जो गुछिंग ने महसूस किया था, अपने सबसे भरोसेमंद रास्ते पर धीरे धीरे अंधेरे में घसीटे जाने का दर्द, और आखिर में ट्रक समेत कीचड़ में सड़कर खत्म हो जाने का एहसास। मैंने दहाड़ते हुए पूछा, तो गुछिंग के साथ जो हुआ, क्या उसके पीछे भी तू ही था? वह फिर हंसा, तुम ही बताओ क्या लगता है? अगर सच जानना है तो खुद जाकर ढूंढ लो। पश्चिमी बाहरी इलाके का लॉजिस्टिक्स पार्क, जहां गुछिंग ने अपना आखिरी माल पहुंचाया था, वहां तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर लिंग तियान का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। अगले ही पल वह भीगे कपड़े की तरह ड्राइवर सीट पर ढह गया और बेहोश हो गया। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर उसकी हालत देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ हैंडल पर पड़ा, ट्रक के अंदर से एक भयानक ताकत निकली और मुझे जोर से पीछे धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। दांत भींचकर मैंने कहा, भाग ले, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। जिस दिन हाथ लग गया उस दिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं लाओ लियू और ली जियानगू तीनों ने मिलकर बेहोश लिंग तियान को उठाया और ऑफिस के अंदर सोफे पर लिटा दिया। मैंने उसकी जांच की, वह सिर्फ बेहद कमजोर होकर बेहोश हुआ था। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। ली जियानगू घबराकर बोला, जियांगे आखिर ये सब क्या था? क्या वो चीज चली गई? क्या वह फिर से लिंग तियान के पास लौटेगी? मैंने धीरे से कहा, फिलहाल तो चली गई है। इस बार उसका असली निशाना मैं था। लिंग तियान तो सिर्फ उसके हाथ का मोहरा था। लाओ लियू हिचकते हुए बोला, जियांगे उसने जिस पश्चिमी लॉजिस्टिक्स पार्क का नाम लिया, क्या हम सच में वहां जाएंगे? मुझे तो ये साफ साफ जाल लग रहा है। मैंने बिना झिझके जवाब दिया, जाल है, फिर भी जाना पड़ेगा। गु छिंग मेरा भाई था। बाद में उसने चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यूं ही मर जाए। उसकी मौत की सच्चाई मुझे जाननी ही होगी, और ये हिसाब मैं हर हाल में चुकाऊंगा। मेरी बात सुनकर ली जियानगुओ तुरंत बोला, मैं भी चलूंगा। आखिर ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं तुम्हें अकेले खतरे में नहीं जाने दूंगा। एक आदमी और होगा तो कम से कम एक जोड़ी आंखें और साथ रहेंगी। लाओ लियू भी आगे बढ़ आया, मुझे भी साथ ले चलिए जियांगे। उस समय अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं अपनी पत्नी के ऑपरेशन के पैसे कभी नहीं जुटा पाता। यह जान आपकी वजह से बची थी। आज अगर मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसी समय सोफे पर पड़ा लिंग तियान धीरे धीरे होश में आया। उसने अपना सिर पकड़ा और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? मैं तो ट्रक चला रहा था। फिर? जियांगे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने अभी अभी हुई
सारी घटना उसे संक्षेप में बता दी। सुनते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह डर के मारे कांपने लगा। मैंने पहले शाओ गांगे को मुसीबत में डाला और अब आपको भी नुकसान पहुंचाने वाला था। जियांगे, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने शांत स्वर में कहा। अभी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो, बाकी बात हम संभाल लेंगे। लेकिन लिंग तियान ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं भी चलूंगा। उसने मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसका बदला मुझे खुद लेना है। अगर वहां मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो पहली बार सचमुच अपने फैसले पर अडिग था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद ही तय करने पड़ते हैं। इसके बाद ली जियानगो अपनी कार लेकर आया और हम चारों सीधे पश्चिमी बाहरी इलाके के लॉजिस्टिक्स पार्क की तरफ निकल पड़े। वो जगह शहर के किनारे थी। एक समय वही इस शहर का सबसे बड़ा माल ढुलाई केंद्र हुआ करती थी, लेकिन नए शहर के बनने के बाद वो धीरे धीरे उजड़ गई। रास्ते में लिंगतियान बोला, जियांगे, दिन का समय है, शायद यहाँ अब कोई खतरा नहीं होगा, है ना? मैंने जवाब दिया, जो आएगा उसका सामना करेंगे, बिना वजह खुद को मत डराओ। ली जियानगो ने कहा, मैंने पहले ही पता कर लिया था। लॉजिस्टिक्स पार्क भले पुराना हो गया हो, लेकिन अभी भी वहां कुछ कंपनियां काम कर रही है। वह पूरी तरह वीरान नहीं हुआ है। और गुडशिंग, जिस फेदा फ्रेट कंपनी के साथ काम करता था, वह भी अभी वहीं है। हालांकि उसका मालिक बहुत पहले बदल चुका है। मैंने तुरंत कहा, तो पहले हम फेदा फ्रेट ही चलते हैं। कुछ ही देर बाद हमारी कार लॉजिस्टिक्स पार्क के अंदर पहुंच गई और बिना किसी परेशानी के हमने फेदा फ्रेट का दफ्तर ढूंढ लिया। फेदा फ्रेट का बोर्ड अभी भी वहीं लगा हुआ था। एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारा स्वागत करने बाहर आया। वही अब इस कंपनी का नया मालिक था। मैंने कहा, हमें गू छिंग की पुरानी फाइल देखनी है। वह हंस पड़ा, अरे वह तो जाने कितने साल पुरानी बात है। इंसान मर गया, हिसाब भी खत्म हो गया। तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? पुलिस ने तो उस समय जांच भी कर ली थी। थकान की वजह से ट्रक हादसे का शिकार हुई। सिर्फ एक तरफा दुर्घटना थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मालिक जरा मदद कर दीजिए। हम यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं। उसके घर वालों ने हमें भेजा है। बस वो आखिरी जगह देखना चाहते हैं जहाँ उसने काम किया था। अगर उसकी कोई छोड़ी हुई चीज मिल जाए तो याद के तौर पर अपने साथ ले जाएंगे। वह तुरंत मुस्कुरा दिया, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। पुरानी बातें तो हवा हो गई। सारी फाइलें ऊपर वाले गोदाम में रखी है, सालों से धूल खा रही है। तुम लोग खुद जाकर देख लो। अगर कुछ मिल जाए तो बाद में वापस वहीं रख देना। उसने मुझे चाबी दी और मैं बाकी तीनों को लेकर दूसरी मंजिल पर चला गया। दरवाजा खोलते ही लिंग तियान बोला, यहाँ तो लगता है कई साल से सफाई ही नहीं हुई। पूरा गोदाम आधे इंसान जितनी ऊंचाई वाले लोहे के फाइल कैबिनेटों से भरा हुआ था। हम चारों अलग अलग तरफ फाइलें ढूंढने लगे। कुछ देर बाद मुझे आवाज सुनाई दी, इधर आइए, शायद यही है। तीनों तुरंत मेरी तरफ आ गए। ली जियानगो ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर रोशनी डाली। सबसे पीछे एक पुराना भूरा फाइल कवर रखा हुआ था। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, गू छेंग। मैंने तुरंत कहा, कोई हाथ मत लगाना। मैंने जेब से सफेद दस्ताने निकाले, उन्हें पहना, फिर बहुत सावधानी से वो फाइल बाहर निकाली। मैंने उसे खोला। अंदर एक पहचान फॉर्म था, एक नौकरी का अनुबंध था और एक माल ढुलाई का बिल। मैंने उसे ध्यान से देखा। यही गू छिंग की आखिरी खेप थी। डिलीवरी का पता लिखा था, दुआन हुनपो सर्विस एरिया, लाओ। लियू एकदम चौंक गया। ये जगह तो बहुत पहले बंद हो चुकी है। दुआन हुनपो यानी शहर के पश्चिम वाली वही पुरानी पहाड़ी सड़क जहां पहले बहुत हादसे होते थे। बाद में नई सड़क बन गई तो वहां कोई जाना ही छोड़ दिया। उसी समय ली जियानगो बोला, जियांगे जरा यहाँ देखिए। भेजने वाले के हस्ताक्षर मैंने ध्यान से देखा। भेजने वाले के नाम के सामने दो बड़े अक्षर लिखे थे, फंग युआन, और उसके नाम के बगल में एक बेहद अजीब आकार की निजी मुहर लगी हुई थी, लाओ। लियू अचानक बोला, जियांगे, याद है जब आपका और गू छिंग का झगड़ा नहीं हुआ था, तब एक लंबा दुबला आदमी हमेशा उससे मिलने आता था। उसका नाम भी फंग युआन था। लाओ लियू की बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक धुंधली तस्वीर उभर आई। वह सचमुच फंग युआन ही था। वह भी ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसे कई गुप्त और अजीब तरीकों की जानकारी थी। वह हमेशा ऐसे काम लेता था जिन्हें बाकी ड्राइवर हाथ तक नहीं लगाते थे। बाद में गू छिंग भी इन्हीं अंधे रास्तों के पीछे पड़ गया था और उसकी सबसे बड़ी वजह यही फंग युआन था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या सर्विस एरिया के टॉयलेट में लिंग तियान को बहकाने वाली आवाज भी उसी की थी? उसी समय फाइल के अंदर से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा। वो गू छिंग की लिखावट थी। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, उसने मुझे धोखा दिया। यह कोई शाह तोड़ने वाला काम नहीं था, यह तो आयु बदलने की रस्म थी। फंग युआन, तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। आयु बदलने वाले शब्द पढ़ते ही हम चारों की सांसें जैसे रुक गईं। अचानक पूरा गोदाम जोर से कांप उठा। धड़ाम। गोदाम का दरवाजा किसी भयंकर हवा के झोंके से अपने आप बंद हो गया।
लिंग तियान घबराकर चिल्लाया। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? लाओ लियू ने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया, फिर घबराकर बोला, नहीं खुल रहा। दरवाजा बाहर से बंद हो गया है। ली जियानगो घबराकर बोला, क्या यह भी फंग युआन की चाल है? क्या वह हमें यहीं फंसाकर मारना चाहता है? मैंने तुरंत कहा, घबराओ मत, ये पुराना गोदाम है, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। हम चारों अलग अलग दिशा में निकल पड़े, लेकिन पूरा गोदाम लोहे के बंद डिब्बे जैसा था। उस बड़े दरवाजे के अलावा सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जिस पर मोटी लोहे की सलाखें जड़ी हुई थी। हमने फोन निकाले, लेकिन किसी में भी नेटवर्क नहीं था। एक भी कॉल नहीं लग रही थी। उसी समय गोदाम की लाइटें अचानक तेजी से टिमटिमाने लगी। हर बार जब रोशनी बुझती और जलती, चारों तरफ का तापमान और नीचे गिर जाता, और फिर अंधेरे के बीच से एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी। चारों तरफ से वही बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजने लगी, वही आवाज जो पहले लिंग तियान के शरीर पर काबिज हुई थी। चिन जियांग, मेरा दिया हुआ सरप्राइज कैसा लगा? वो बेवकूफ कू छिंग मरते दम तक यही सोचता रहा कि मैं उसकी किस्मत बदल रहा हूँ। उसे क्या पता था कि वो तो बस इस सड़क को चढ़ाया गया मेरा चढ़ावा था। मैं दहाड़ कर बोला, फंग युआन, अगर हिम्मत है तो सामने आ। वह ठहाका मारकर हंसा। मैं सामने क्यों आऊं? तुम लोगों को पिंजरे में फंसे जानवरों की तरह धीरे धीरे टूटते हुए देखना ज्यादा मजेदार नहीं है। अगर उस समय तुम हर बात में धर्मात्मा बनने का नाटक करके मेरे रास्ते में ना आते तो गु छिंग मरता ही क्यों? आखिर में उसे मारने वाला कोई और नहीं, तुम ही हो। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, आखिर चाहता क्या है तू? फंग युआन धीरे धीरे बोला, दुआन हुनपो, आज रात ठीक 12 बजे तुम अपनी सबसे प्यारी ट्रक लेकर उस सड़क का एक सिरा पकड़कर दूसरे सिरे तक अकेले जाओ। अगर जिंदा बचकर लौट आए तो हमारे बीच का सारा हिसाब खत्म, लेकिन अगर वहीं मर गए तो नीचे जाकर अपने भाई गु छिंग का साथ देना। इतना कहकर वो आवाज अचानक गायब हो गई। गोदाम की लाइटें भी फिर से सामान्य हो गई, मानो अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम सब जानते थे, चुनौती दी जा चुकी थी। फंग युआन चाहता था कि मैं उसी जगह जाऊं जहां गु छिंग ने अपनी जान गंवाई थी, और वहीं आखिरी फैसला हो। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। मेरी बात सुनते ही लाओ लियू घबरा गया। जियांगे, क्या आप पागल हो गए हैं? यह साफ साफ मौत का जाल है। वह फंग युआन पहले से पूरी तैयारी करके बैठा होगा, बस चाहता यही है कि आप खुद उसके जाल में चले जाएं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ली जियानगो भी बोला, अभी सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, फिर आगे सोचेंगे। लिंग तियान बोला, हम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? मैंने शांत स्वर में कहा, वह हमें यहाँ मारना चाहता होता तो चुनौती देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस इंतजार करो, थोड़ी देर में यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, बाहर से उसी मालिक की झल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। फिर चाबी से ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही वह बड़बड़ाया, अरे भाई, एक फाइल ढूंढने में पूरा दिन लगा दोगे क्या? मुझे भी घर जाना है। मिला कुछ या नहीं? हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हम चुपचाप बाहर निकल आए। वापसी के रास्ते में ली जियानगो और लाओ लियू बारी बारी से मुझे समझाते रहे। वे चाहते थे कि मैं फंग युआन की चुनौती ठुकरा दूं। ली जियानगो बोला, बदला लेने की कोई जल्दी नहीं होती, 10 साल बाद भी लिया जा सकता है। हम पुलिस की मदद लेते हैं। उसने जो किया है वह अंधविश्वास फैलाना भी है, और जान लेने की कोशिश भी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पुलिस से क्या कहोगे कि एक आवाज ने हमें गोदाम में बंद कर दिया था और उसने मुझे दुआन हुनपो बुलाया है? या ये बताओगे कि मेरे भाई की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि आयु बदलने वाली किसी काली विद्या का हिस्सा थी? मेरी बात सुनकर तीनों चुप हो गए, क्योंकि यह सब अब सामान्य दुनिया की समझ से बाहर था। कुछ देर बाद लाओ लियू बोला, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। उसी समय लिंग तियान आगे बढ़ा, जियांगे, मैं आपके साथ चलूंगा। हम तीनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। फंग युआन ने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मैं आपको अकेले उसका सामना नहीं करने दूंगा, और मैं अब वो डरपोक इंसान भी नहीं बनना चाहता जो हर वक्त सिर्फ चीखता रहे और दूसरों के लिए बोझ बन जाए। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, तो इस बार हम दोनों मिलकर फंग युआन से मिलेंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ उसके पास आखिर कितनी ताकत है। अब जब लड़ाई तय हो चुकी थी तो बिना तैयारी के जाना बेवकूफ़ी होती। फंग युआन बहुत चालाक था। मुझे हर चीज़ की पूरी तैयारी करनी थी। कंपनी लौटते ही मैं सबसे पहले अपनी बड़ी ट्रक के पास गया। फिर ली जियानगो से कहा, लीगे, एक काम करो, पूरी ट्रक की अंदर से लेकर बाहर तक पूरी जांच करवाओ, खासकर ब्रेक, टायर और इंजन। एक भी बोल्ट ढीला नहीं होना चाहिए। ली जियानगो ने बिना देर के जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं खुद खड़े होकर सब चेक करवाऊंगा। तुम्हारी ट्रक नई गाड़ी से भी ज्यादा भरोसेमंद होगी। इसके बाद मैं लाओ लियू की तरफ मुड़ा। लाओ लियू, तुम्हारी पहचान बहुत जगह है। मेरे लिए कुछ चीजों का इंतजाम करके लाओ। मेरे लिए कुछ चीजों का इंतजाम करो।
पहली, सबसे बड़े आकार के दो पीले गोल लालटेन, पुराने वाले, तुम के तेल वाले कागज से बने हुए। दूसरी, सबसे मोटी बुद्ध की अगरबत्तियों का एक पूरा गट्ठर। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, अगरबत्ती बाजार से मेरे लिए सिंदूर, शौंग, हुआंग और आई काओ जितना मिल सके उतना लेकर आना। लाओ लियू ने बिना देर किए सिर हिलाया। समझ गया, अंधेरा होने से पहले जितना मिल सकेगा सब लेकर लौटूंगा। इतना कहकर तीनों अपने अपने काम में लग गए। कुछ ही देर में आंगन में सिर्फ मैं और लिंगतियान रह गए। उसके चेहरे पर भले ही हिम्मत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी कसकर भींची हुई मुट्ठियां बता रही थी कि उसके दिल में कितना डर था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, डर लग रहा है? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थोड़ा। जियांगे, आपको क्या लगता है आज रात हमारी जीतने की कितनी उम्मीद है? मैंने जवाब दिया, 50-50। वो एकदम चौंक गया। सिर्फ 50%? वो फंग युआन सच में इतना ताकतवर है क्या? मैंने सिर हिलाया। मैं अपने और उसके बीच 50% की बात नहीं कर रहा। मैं इंसान और इन टेढ़े मेढ़े तरीकों की बात कर रहा हूँ। ट्रक चलाकर जिंदगी बिताने वाले लोग अपनी ड्राइविंग, अपने अनुभव और अपने हौसले पर भरोसा करते हैं। अगर फंग युआन को लगता है कि वो कुछ गंदी चालें चलकर मुझे हरा देगा, तो ये इतना आसान नहीं होगा। हमारा भरोसा स्टीयरिंग पर होता है, पैरों के नीचे वाले एक्सेलरेटर और ब्रेक पर होता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर ट्रक से वो काली दाहुन चाबुक निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। लिंग तियान चौंक गया। जियांगे, ये मुझे दे रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। इसे रखो, आज रात तुम आगे वाली सीट पर बैठोगे। ध्यान रखना, आज जो भी देखो या जो भी सुनो, घबराना बिल्कुल मत। अगर कहीं भी जरा सा भी अजीब लगे तो इस चाबुक को पूरी ताकत से उसी तरफ मार देना। यह भूत प्रेतों को नहीं पहचानती, यह सिर्फ तुम्हारे दिल के हौसले को पहचानती। इसे हथियार मत समझ आना, यह तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने का सहारा है। लिंग तियान ने दोनों हाथों से दाहुन चाबुक पकड़ ली। उसका भारी वजन महसूस करते ही उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हो गया। धीरे धीरे रात हो गई। ली जियानगुओ हमें पहाड़ के नीचे तक छोड़ने आया, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ा। वह धीमी आवाज में बोला, मैंने चुपचाप पुलिस को खबर कर दी है। कहा है कि यहाँ कोई खतरनाक रेसिंग होने वाली है। उम्मीद है पुलिस जल्दी गश्त के लिए आ जाएगी। तुम दोनों अपना पूरा ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया। हम संभाल लेंगे, तुम अब वापस जाओ। ली जियानगो ने सामान मेरी तरफ बढ़ाया। जियांगे, आपने जो जो मंगाया था सब इसमें है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर मैं और लिंग तियान ट्रक में बैठ गए। इंजन गरजा और हमारी ट्रक उस बदनाम दुआन हुनपो की पहाड़ी सड़क पर चढ़ने लगी। जैसे ही ट्रक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, चारों तरफ की हवा अचानक कई गुना ठंडी हो गई। लिंग तियान कांपते हुए बोला, जियांगे, ये सड़क तो बहुत ज्यादा टूटी हुई है। मैंने कहा, ध्यान सड़क पर रखो और जो सामान तैयार किया है उसे निकालो। मैंने उससे दोनों बड़े पीले लालटेन ट्रक के दोनों साइड वाले शीशों पर टांगने को कहा। उनमें आग नहीं जलाई गई, वे सिर्फ हेडलाइट की रोशनी से हल्की पीली चमक बिखेर रहे थे। इसके बाद मैंने सिंदूर और शिवंग हुआंग का मिला हुआ पाउडर मुट्ठी में भरा और खिड़की से बाहर जोर से उछाल दिया। ये सब करने के बाद मैंने ट्रक का रेडियो चालू किया। ऐसा चैनल लगाया जिस पर सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। फिर उसकी आवाज पूरी तरह तेज कर दी। मैंने लिंग तियान से कहा, फंग युआन को आवाजों के साथ खेलना पसंद है, तो मैं उसकी हर आवाज को इस शोर में डुबो दूंगा। अगर वो अंधेरे वाले तरीके अपनाएगा तो मैं उसका सामना खुलकर करूंगा। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ती रही। तभी एक तीखा मोड़ पार करते ही लिंग तियान अचानक घबराकर आगे इशारा करने लगा, जियांगे, जल्दी देखिए, सामने सड़क पर कोई खड़ा है। मैंने आगे देखा। सड़क के ठीक बीचों बीच सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसके लंबे बाल सीधे टखनों तक लटक रहे थे। वो बिल्कुल बिना हिले डुले खड़ी थी इस वीरान पहाड़ी सड़क पर। उसकी मौजूदगी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लिंग तियान ने घबराकर पूछा, जियांगे, वह इंसान है या कुछ और? क्या ट्रक रोके? मैंने बिना नजर हटाए कहा, चाहे इंसान हो या कुछ और, जो भी मेरी राह रोकने की हिम्मत करेगा उसे उछलकर उड़ जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। मैंने जोर से हॉर्न बजा दिया। विशाल ट्रक किसी गुस्से में भड़के लोहे के दैत्य की तरह सीधे उस सफेद साए की तरफ दौड़ पड़ी। अगले ही पल हम उसकी जगह से होकर निकल गए, लेकिन ट्रक किसी चीज से टकराई ही नहीं। लिंग तियान हैरानी से बोला, गायब हो गई। सच में सिर्फ भ्रम था। मैं हंस पड़ा। बस शुरुआत है। फंग युआन की यही औकात है, लोगों को डराकर खेल खेलना। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रेडियो की खरखराहट अचानक बदल गई। उसकी जगह किसी औरत के चीख चीख कर रोने की आवाज आने लगी। उसके बीच बीच में एक आदमी की दहशत भरी चीखें भी गूंज रही थी, इतनी तेज कि पूरा ट्रक कांप उठा। लिंग तियान ने तुरंत दोनों कान बंद कर लिए। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। मैं ठंडी हंसी हंसा। इतने छोटे छोटे खेल और मुझे डराएगा। मैंने बगल में रखा सबसे मोटा अगरबत्ती का गट्ठर उठाया और उसकी मोटी अगरबत्ती का सिरा सीधे रेडियो के स्पीकर में ठूस दिया।
फिर जोर से बोला, चीख, चल, अब फिर से चीख। हैरानी की बात यह थी, जैसे ही मैंने ऐसा किया, वे डरावनी चीखें सचमुच धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही पल बाद वे पूरी तरह गायब हो गईं, मानो धुएं की तरह हवा में घुल गई हों। लेकिन तभी सामने सड़क पर अचानक एक विशाल काला साया उभर आया। हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही हम दोनों के चेहरे बदल गए। सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ था। लिंग तियान घबराकर चिल्लाया, जियांगे। पहाड़ से चट्टान गिर गई। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, कुछ गड़बड़ है। यह सड़क कई सालों से बंद पड़ी है। अगर सच में चट्टान गिरती तो उस पर काई जमी होती, बारिश और हवा के निशान होते। लेकिन इस पत्थर के किनारे बिल्कुल नए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी अभी यहाँ रखा गया हो। उसी समय चारों तरफ से फंग युआन की आवाज गूंज उठी, छिन जियांग, अब कैसा लग रहा है? यही वो जगह है जहाँ गू छिंग अपनी ट्रक समेत खाई में गिरा था। मैंने खास तुम्हारे लिए यही जगह चुनी है। कैसी लगी? मैंने पीछे देखा। जिस रास्ते से हम आए थे वो पूरी तरह काली धुंध में डूब चुका था। अब पीछे भी लौटना नामुमकिन था। हम पूरी तरह इस मौत वाले मोड़ पर फंस चुके थे। मैं मुस्कुराया। फंग युआन, इतनी देर से तैयारी करके बस यही कर पाया, एक पत्थर रखकर रास्ता बंद। क्या तुझे लगता है मैं कोई छोटी कार चला रहा हूँ? ध्यान से देख, यह आधी ट्रेलर वाली ट्रक है। फंग युआन की आवाज में पहली बार हैरानी थी। क्या मतलब? मरने वाले हो फिर भी अकड़ दिखा रहे हो? मैंने लिंग तियान की तरफ देखा। कसकर पकड़ लो, आज इसे असली ट्रक ड्राइवर की ड्राइविंग दिखाते हैं। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ी और एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक दहाड़ उठी, लेकिन मैंने उसे पीछे नहीं लिया। सीधे सड़क किनारे वाली कमजोर रेलिंग की तरफ मोड़ दिया। लिंग तियान डरकर चीख पड़ा, जियांगे, आप क्या कर रहे हैं? हम खाई में गिर जाएंगे। धड़ाम, ट्रक का अगला हिस्सा रेलिंग तोड़कर बाहर निकल गया। आधी ट्रक हवा में लटक गई। लिंग तियान की चीख निकल गई। लेकिन उसी पल मैंने दोबारा पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ी, साथ ही एक्सेलरेटर छोड़ा और हल्का सा ब्रेक दबाया। विशाल ट्रक खतरनाक अंदाज में घूमती हुई उस चट्टान को पार कर गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। काली धुंध से बना फंग युआन का चेहरा अविश्वास से बुरी तरह टेढ़ा हो गया था। मैं हंसकर बोला, बस इतने सी ताकत लेकर दूसरों की आयु बदलने निकला था। जाओ, 20 साल और अभ्यास करके आना। मैं अभी मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक स्टीयरिंग बहुत भारी हो गई। ट्रक अपने आप फिर से खाई की तरफ मुड़ने लगी। मैंने नीचे देखा। स्टीयरिंग कॉलम के नीचे से एक काला हाथ बाहर निकला हुआ था। उसने स्टीयरिंग के शाफ्ट को कसकर पकड़ रखा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ट्रक फिर भी लगातार खाई की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसी समय लिंग तियान जोर से दहाड़ा, छोड़ दे, जियांगे को छोड़, छोड़ दे, जियांगे को छोड़। उसी पल लिंग तियान जैसे अचानक होश में आ गया। उसने मेरे हाथ की दी हुई हुन चाबुक उठाई और पूरी ताकत से स्टीयरिंग के नीचे लगातार बरसाने लगा। दफा हो जा, अभी के अभी निकल। उसकी पागलों जैसी मार के बीच मुझे अचानक महसूस हुआ कि स्टीयरिंग फिर से हल्की हो गई है। उस पर मेरा नियंत्रण वापस आ गया। मैंने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ी। ट्रक का अगला हिस्सा खाई से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में मैंने उसे वापस सड़क पर खींच लिया। मैं और लिंग तियान दोनों सीट पर ढह गए। हम दोनों जोर जोर से सांस लेने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, शाबाश लड़के, आज कमाल कर दिया। लिंग तियान की आंखें लाल हो गई। वह हाँफते हुए बोला, जियांगे, मैंने कर दिखाया। इस बार मैं आपके लिए बोझ नहीं बना। तभी फंग युआन की गुस्से से कांपती आवाज फिर गूंजी, छिन जियांग, इतनी जल्दी खुश मत हो। क्या तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? मैं कहे देता हूं, तुम में से कोई भी आज रात दुआन हुनपो से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही चारों तरफ फैली काली धुंध बुरी तरह उबलने लगी। पूरी पहाड़ी सड़क मानो भटकती आत्माओं के जुलूस में बदल गई। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर और जोर से दबाया। कसकर पकड़ लो, एक ही बार में पहाड़ की चोटी तक निकलते हैं। आज देखते हैं उसकी चालें जीतती है या मेरी ड्राइविंग। विशाल ट्रक गरजती हुई पहाड़ की चोटी की तरफ अपनी आखिरी दौड़ लगाने लगी। तभी फंग युआन की घबराई हुई चीख सुनाई दी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी 100 भूतों वाली चाल, तुम उससे डरे क्यों नहीं? मैं ठहाका मारकर हंसा। अपनी आंखें खोलकर देख, मैंने पूरी जिंदगी सड़क पर गुजारी है। मेरी ताकत मेरे दिल की सच्चाई है। जिसके मन में डर नहीं होता उसे तुम्हारे जैसे भूत प्रेत भी नहीं डरा सकती। और तुम जैसे छिपकर वार करने वाले मेरा मुकाबला करने लायक भी नहीं हो। कुछ ही पल बाद ट्रक पहाड़ की चोटी पर बनी समतल सड़क पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सामने से कई तेज सफेद रोशनियां एक साथ हमारी तरफ पड़ी। मैंने तुरंत ब्रेक दबा दी। सामने सड़क के बीचों बीच एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक अजीब सा लियोपान था और वो हमें देखकर अविश्वास से जड़ हो गया। वह फंग युआन था। उसे शायद सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ की चोटी पर पुलिस पहले से उसका इंतजार कर रही होगी।
जैसे ही उसने पुलिस की गाड़ियां देखी वह मुड़कर भागने लगा। तभी पुलिस गरजी, हिलना मत, तुम पूरी तरह घिर चुके हो। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने फंग युआन को दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी के पीछे से ली जियांगो भागते हुए आया और हमारी तरफ हाथ हिलाया। यह पूरी योजना उसी ने पहले से तैयार कर रखी थी, पक्के सबूत और हमारे बयानों के सामने। फंग युआन आखिर टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने अंधविश्वास और काली चालों का इस्तेमाल करके गु छिंग की मौत का कारण बनने में भूमिका निभाई थी और कई बार हमारी जान को भी खतरे में डाला था। कुछ दिन बाद हम सब फिर से एक साथ बैठे थे। आंगन में गर्मा गर्म हॉट पॉट पक रहा था। श्याओ गांग भी पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से वापस आ चुका था। वह भी हमारे साथ बैठा था। लिंग तियान अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। वो हंसते हुए लाओ लियू को उस रात की कहानी सुना रहा था। उस वक्त मैंने बस एक ही बात सोची थी, जब जियांगे ने दाहुन चाबुक मुझे दे दी तो फिर मैं डर कैसे सकता था। मैंने पूरी ताकत से उसे घुमाया और बस मारता ही चला गया। सब लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े। लाओ लियू मुस्कुराते हुए कटोरा उठाकर बोला, चलो हम सबकी नई जिंदगी के नाम और आगे आने वाले उजले दिनों के नाम। सब में अपने अपने कटोरे उठाए। आंगन में फिर से हंसी गूंज उठी।